आप सभी को मेरे तरफ से सबसे पहले गुड इवनिंग। मैं शुभम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपनी छोटी से लर्निंग प्लेटफॉर्म एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये जो प्रश्न होगा आप सभी के सोशल साइंस के प्रत्येक सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से मिक्सअप क्वेश्चन होगा, ठीक ना, यानी मिश्रित क्वेश्चन होगा जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमारा होगा इस सेशन का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में इससे पहले हम ऑलरेडी 80 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक ना। जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया उस वीडियो को अवश्य जाकर देखिए, क्योंकि आप सभी के तैयारी में बेहतर उड़ान भरने के लिए हम लेकर आए हैं करीब 500 से 1000 क्वेश्चनों का 80/80 करके महत्वपूर्ण सेट, जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप इतना करते हैं तो पक्का है कि आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो अगला सेट स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए हमारा एक मोटिवेशन कोड है जो आप सभी को ऊर्जावान बनाएगा, ठीक ना, चेहरे पर हंसी लेकर आएगा। और वो मोटिवेशन कोड कुछ इस प्रकार का है, ध्यान से सुनिए कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक ना। आशा करते हैं कि ये मोटिवेशन कोड आप सभी को अच्छा लगा होगा। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है तो आप लाइव चैट में जाकर इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो इटली और जर्मनी का एकीकरण याद कीजिए। इटली का एकीकरण जो है, ठीक ना, 3 व्यक्ति मेजनी, काउंट काबूर और एक कौन था आप सभी बताइए उसका नाम, ठीक ना। एक मेजनी था, एक गैरिबाल्डी था और एक काउंट काबूर था, ठीक ना। एक कौन था? काउंट काबूर। इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर इटली का एकीकरण करना शुरू किया, किंतु इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है क्योंकि इसने ही सबसे पहले इटली का एकीकरण प्रारंभ किया। इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन भी किया, किंतु कुछ कारणवश इनका ये सफल नहीं हो पाता है और वो इटली के एकीकरण से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद गैरिबाल्डी आते हैं और उसके बाद काउंट काबूर आते हैं और इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर इटली का एकीकरण किया। वही जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के बगैर असंभव था। बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति का अवलंबन करते हुए जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण किया, ठीक ना। और इन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए विलियम प्रथम को क्या किया? अपने साथ लिया, ठीक ना। किसको साथ लिया? तो विलियम प्रथम को अपने साथ लिया, ठीक। आप सभी को ध्यान रखना है। और इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था, ठीक ना। देखिए हम यहाँ पर सिर्फ 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी ऐसे करके आंसर नहीं देने जा रहे हैं, ठीक ना। ऐसे करके आंसर देने से मतलब क्या होता है, बस आप सब रटेंगे, समझेंगे नहीं चीजों को कि वो हमसे किस चीज का डिमांड कर रहा है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। तो आप सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। सभी क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा, ठीक ना। यदि आप रट रहे हैं तो समझिए आपको एक सही मार्ग नहीं मिला है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाल वेरिन या जाल वेराइन कैसी संस्था थी? तो जाल वेराइन जो फ्रेंड थे
वो एक व्यापारियों की संस्था थी, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, जालवेरिन कैसी संस्था थी, व्यापारियों की थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ। तो साम्यवादी शासन याद कीजिए, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 समाजवाद और साम्यवाद, ठीक ना। समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद क्या है, जब कोई व्यक्ति समाज के हित के बारे में सोचता है वही प्रक्रिया समाजवाद कहलाता है। समाजवाद एक विचारधारा है और जो व्यक्ति इसके बारे में सोचता है कि समाज सही हो, सही डायरेक्शन में दे, प्रत्येक लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, वैसे व्यक्ति को समाजवादी कहते हैं। और समाजवादी व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं, एक यूटोपियन समाजवादी और एक वैज्ञानिक समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी में हमारा चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्लॉम, ठीक ना, सेंट साइमन, ये सभी लोग आते हैं। जबकि वैज्ञानिक समाजवाद में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और उनका नाम है कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म हुआ था जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक नगर में 5 मई 1818 ईस्वी को। और उन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इनका विवाह जेनी से हुआ था, ठीक ना। और ये अपने दोस्त के साथ मिलकर बहुत सारे पुस्तकों की रचना भी की, जिनमें से आपको एक पुस्तक को बताना है और उसका प्रकाशन कब हुआ था, ठीक ना। उसका प्रकाशन कब हुआ था ये और उस पुस्तक का नाम क्या था, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो यहाँ साम्यवादी शासन का जो सबसे पहला प्रयोग हुआ था वो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, रूस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो याद कीजिए माइली गांव की घटना। माइली गांव की घटना के बाद जो हिंद चीन में अंतिम युद्ध माना जाता है ना, माइली गांव की घटना। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। कौन थे, निक्सन। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। बी फॉर बंबई चलो, ठीक ना, बी फॉर बंबई चलो। पहले आप सभी अपना एग्जाम अच्छा से दीजिए, उसके बाद कहाँ चलना है, बंबई तो चलना ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। याद कीजिए भारत में राष्ट्रवाद का वो चैप्टर, है ना, जिसमें गांधी जी भारत को आजादी दिलाने में ना जाने कितने बार जेल गए, ना जाने कितने बार लाठी खाए, लेकिन फिर भी वो अपने मार्ग पर डटे रहे। उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो गदर पार्टी की जो स्थापना किए थे वो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, चाची आपके विधायक है, ठीक ना। सी फॉर चाची आपके विधायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद कीजिए वो घटना जब रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू हुआ था 1919 ईस्वी को। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ था, किंतु इस सभा का पता कुछ भारतीय चापलूसों ने अंग्रेजों को दे दिया था, जिसके कारण पंजाब के जनरल ओ डायर डायरेक्ट आदेश दिया इन निहत्थे लोगों पर गोलियों की बरसात कर दो। और यह दिन था 13 अप्रैल 1919 का, जिसमें करीब 1600 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। लेकिन हंटर समिति के तहत 1000 लोगों की मरने की बात कही। और इसी में महात्मा गांधी अपने उपाधि को त्याग दी, ठीक ना। रविंद्रनाथ टैगोर अपने इस उपाधि को त्याग दी जो उनको उपाधि मिला था, ठीक ना। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि महात्मा गांधी कौन से उपाधि को त्यागे थे, ठीक ना। महात्मा गांधी जो है वो कौन से उपाधि को त्यागे थे और रविंद्रनाथ टैगोर कौन से उपाधि को त्यागे थे, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको हम मुंह से बोलकर बता रहे हैं ये सभी को भी आप किसी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि एसएसटी है। एसएसटी में कब कहां से क्वेश्चन कर दिया जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है, ठीक ना। एसएसटी का सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक। चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है, 7 में पढ़ रहे हो इससे कोई मतलब नहीं। वहां यदि कॉन्सेप्ट आएगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है,
क्योंकि एसएसटी का प्रत्येक सब्जेक्ट अपने आप में बेवफा है। सुबह पढ़ो शाम सफा है, या शाम पढ़ो सुबह सफा है ना। तो आप सभी इसको क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कीजिएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित, एक प्रकृति एवं उद्यमी प्रकृति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। जल्दी बताइए, ठीक है ना, जल्दी, 1 मिनट का समय है आप सभी के पास, 1 मिनट का, जल्दी बताइए। तो अब आप सभी का टाइम होता है खत्म, ठीक है ना। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। क्या होगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। यदि आप सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि इसका हमको पीडीएफ मिल जाए मोबाइल में, ताकि हम आसानी से बार बार देख सकें, उसको बार बार अच्छा से रिवाइज कर सकें, तो आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको हमारे बस सिंपल सा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है, ठीक है ना, जहां आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। वहां फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है ना। आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कीजिए और अपने तैयारी में एक बेहतर उड़ान दीजिए, ठीक है ना। आप अपने तैयारी में क्या कीजिए, एक बेहतर उड़ान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया। तो आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया, तो यहाँ पर शहरों के स्वरूप को, ठीक है ना। औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, शहरीकरण की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विश्वव्यापी, ठीक है ना, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो ध्यान रखना है आप सभी को, विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो हुआ था, ठीक है ना, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो वो जो हुआ था 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट से भी आप संबंधित कुछ चीज जान लीजिए। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है संपूर्ण विश्व में हुआ था, ठीक है ना, और इसका परिणाम जो है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 ईस्वी में हुआ था, जिसका सिंपल सा अर्थ होता है किसी भी बातों के विपरीत काम करना। अंग्रेज जो बात भारतीय लोगों को बोलता था, वे सभी उसका विपरीत काम करता था, ठीक ना। और इसका सबसे ज्यादा असर जो है अमेरिका पर पड़ा था, सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर पड़ा था, ठीक ना, सबसे ज्यादा, जिसको बोलता है सबसे ज्यादा। अमेरिका का प्रत्येक बैंक दिवालिया हो गया था, ठीक ना, पूरा बैंक क्या होता है, दिवालिया हो गया था। और वहां मतलब कि पूरा तरीका से एक प्रकार से बोल सकते हैं हाहाकार मच गया था, ठीक ना। होता है ना एक प्रकार का मतलब कि मंदी, उस प्रकार का पूरा छा गया था, ठीक ना। लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया था। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उनका नाम था FD रूजवेल्ट पूरा नाम, 1932 में इस मंदी से उबरने के लिए, ठीक ना, 1932 में इस मंदी से उबरने के लिए एक नया व्यवस्था का शुरुआत किया, और उसी व्यवस्था को न्यू डील कहा गया। जस्ट 1944 में, जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत एक स्थिर औद्योगिक का शुरुआत हुआ। स्थिरता, उद्योगों में स्थिरता आई और लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ, और फिर तब से आज तक अमेरिका की स्थिति फिर क्या है, सही है, ठीक ना। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 से 30 ईस्वी में हुई थी, जिसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ा था। लेकिन इससे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन था, तो वो था अमेरिका। कौन था, अमेरिका था। आई होप यू कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ। तो आजादी के बाद जो है समाचार पत्र अधिनियम आपत्तिजनक विषय अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1951 ईस्वी में पारित हुआ था। आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ए फॉर एप्पल, ठीक ना, ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। देखिए ये क्वेश्चन पीछे का भी सेट में था, आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, ठीक ना। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है। और यदि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं
तो आप उस क्वेश्चन का नंबरिंग देकर ABCD लिखिए। ऐसे पता नहीं चलता कि आप किसका आंसर दे रहे हैं, किसका A लिख रहे हैं, किसका B लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको 11 का देना है तो आप कमेंट सेक्शन में पहले 11 कर देंगे। अब मान लीजिए हमको 11 का D लग रहा है, उसके बाद क्या करेंगे, D लिख करके आपको सेंड करना है आंसर को, ठीक ना, और 11 का D, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो याद कीजिए आपको बताए हैं देश में तांबा का खनन कार्य जो है कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, ठीक ना, और देश में अनुमानित तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है, ठीक ना, 125 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन आपका खनिज संसाधन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, तो ये तो ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा किसका भंडार सीमित है और किसका नहीं है। तो पहला है कोयला, ठीक ना, पहला ऑप्शन क्या है, कोयला, दूसरा हवा, तीसरा मिट्टी और चौथा सौर शक्ति। तो सौर शक्ति कभी समाप्त होने वाला है नहीं, मिट्टी भी कभी समाप्त नहीं होगा क्योंकि पूरा पृथ्वी तो मिट्टी से ही भरा हुआ है। हवा, क्या हवा समाप्त होगा, नहीं, यानी ये सब क्या है, समापनीय नहीं, बल्कि कोयला इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। याद कीजिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है फ्रेंड वो कौन है, वो जो है वो कौन है, तो वो है जादूगोरा, जो कि कहाँ पड़ता है, झारखंड में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, जादूगोरा, जो कि झारखंड में पड़ता है। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो देखिए कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरती है वहां पर सौर ऊर्जा की संभावना तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं। राजस्थान एक मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ की जलवायु गर्म उष्ण है, ठीक है ना, उष्ण व शुष्क है, यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है और इसलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो तारापुर कहाँ पड़ता है, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक ना, यानी महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। आपको बताना है कि आपको बताना है टाटा आयरन एंड लौह इस्पात केंद्र कहाँ है और वो बिहार के किस स्थान पर खोला गया था। जिस वक्त बिहार और झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था, आपको उस स्थान का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर यदि बात करते हैं तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है वो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। करीब 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है, ये जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, करीब 7000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक ना, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, रिसोर्सेज इज नॉट बट बी या मेक्ड, मतलब किनका कथन है बताइए, ठीक ना, कौन से भूगोलविद का कथन है। तो ये जो कथन है वो किनका है, जिम्मरमैन का है, ठीक ना, किनका कथन है, जिम्मरमैन का है कि संसाधन जो है वो होते नहीं बल्कि क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक ना, और वास्तविकता है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं और बनाए जाते हैं, ठीक। मानव खुद एक संसाधन है, यदि ये अपने आप को कुछ स्किल डेवलप नहीं करता है, ठीक ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ये भी क्या एक प्रकार का स्किल है, ठीक ना, कि आप सभी को ऑनलाइन शिक्षा हम लोग प्रोवाइड करने में क्या हो रहे हैं, थोड़ा कुछ मतलब दे रहे हैं अपने तरफ से जो भी हो एफर्ट, ठीक। पढ़ाने का भी एक स्किल है, ठीक ना, लेकिन इन सभी स्किल से आज का जो समय है ये तकनीकी में ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है, ठीक ना, तकनीकी में, लेकिन सभी का एम अलग अलग है और सभी अपने एम की तरफ क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि मानव भी क्या है, एक संसाधन है और मानव विकास का जो 3 प्रमुख तत्व है आप सभी को ध्यान रखना है। मानव विकास का 3 प्रमुख तत्व है। सबसे पहला नंबर तो उसका स्वास्थ्य पहला तत्व है, ठीक ना, स्वास्थ्य। हम ह्यूमैनिटी पढ़ाते हैं इसलिए ह्यूमैनिटी के बारे में थोड़ा नॉलेज रखना जरूरी है, ठीक ना, थोड़ा क्या अधिकांश नॉलेज रखना जरूरी है। सबसे पहले यदि मानव को संसाधन के रूप में ढालना है, यदि मानव को एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करना है, सबसे पहले उसका स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य, हेल्थ इज रियल वेल्थ, ठीक ना,
उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जो है शिक्षा, ठीक है ना, शिक्षा दूसरा उसका महत्वपूर्ण तत्व है। और जब आप उच्च स्तर का शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद होता है कुशलता, कुशल शिक्षा, यानी उसको हम लोग कहते हैं प्रशिक्षा, जिसमें आप शिक्षित होने के साथ साथ कुछ स्किल, अपने हाथ में कुछ स्किल अपनाते हैं, ताकि मान लीजिए यदि आपको कुछ काम नहीं मिल रहा है तो कुछ करके आप अपना पेट पालन कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, ये होता है हमारा स्किल, ठीक। तो ये मानव विकास के मुख्यतः 3 तत्व हैं, जिसमें से पहला कौन है, पहला हमारा है ये स्वास्थ्य, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो है शिक्षा, और तीसरा हमारा क्या है, प्रशिक्षण। तो आप सभी को अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, शिक्षा पर भी ध्यान देना है, प्रशिक्षण पे अभी ध्यान देना है, लेकिन आगे चलकर, ठीक ना, 12th के बाद लगभग, ठीक ना। ऐसे बहुत सारा स्टूडेंट तो वो 10th के बाद से देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि संसाधन जो होते नहीं बल्कि बनते हैं। ये किनका कथन है, तो जिम्मरमैन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो कोसी नदी घाटी परियोजना का जो प्रारंभ हुआ है वो कब हुआ है फ्रेंड, तो बताइए आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर वो कब हुआ है। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ जो हुआ था 1956 में हुआ था, लेकिन यहाँ 1956 तो आंसर में है नहीं, तो यहाँ 1955 आप मार सकते हैं, ठीक ना, 19 का डी, 1955 आप यहाँ क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, ठीक ना। हालांकि ये हुआ था 1954 में हुआ था, ठीक ना, 1954 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो ऑप्शन नंबर डी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है 19 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, तो कुशेश्वर स्थान जो है फ्रेंड, कुशेश्वर स्थान कहाँ है, तो दरभंगा में है। आप सभी को ध्यान रखना है, कुशेश्वर स्थान कहाँ है, दरभंगा में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, कुशेश्वर स्थान किस जिला में, तो शायद अभी इसका आंसर हम बता दिए, ठीक ना। कुशेश्वर स्थान कहाँ है, दरभंगा में, ठीक ना, कहाँ है, दरभंगा में। चलिए अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। तो दलित और महादलित की एक नई पहचान क्या बना है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कॉमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर। दलित और महादलित का एक नया पहचान कौन बन गया, तो बिहार, ठीक ना, बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगला क्वेश्चन क्या है, नस्ल का आधार है। तो नस्ल का आधार क्या है, तो नस्ल का आधार जो है वो जीव शास्त्र है, ठीक ना। नस्ल का आधार क्या है, जीव शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। जो स्टूडेंट बायोलॉजी अच्छा से पढ़े होंगे उसको पता होगा नस्ल का आधार जीव शास्त्र को हम लोग क्यों कहते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, बताइए आप सभी को इसका आंसर देना है, ठीक ना, कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार की यदि बात करते हैं फ्रेंड, तो देखिए यदि आप इसको डीपली से जानना चाहते हैं, डीपली से, तो वास्तविकता इसका आंसर जो होगा 1928 होगा, ठीक ना। कब होगा, 1928। 1928 ईस्वी में जो है महिलाओं को जो है ना, महिलाओं को वो क्या किया गया था, पुरुषों के समान मताधिकार इंग्लैंड में दिया गया था। लेकिन मत का प्रचलन जो है इंग्लैंड में, ठीक ना, इसका आप बहुत जगह आंसर देखेंगे तो आपको 1918 देगा, ठीक ना, कितना देगा, 1918। ऑप्शन नंबर ए से क्या है आंसर है, तो आप सब 1918 लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, ठीक ना, कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में वर्ष 1975 जो है आपातकाल के लिए जाना जाता है, जिसका घोषणा 25 जून 1975 को हुआ था, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था, तो पहले इसके पीछे का तथ्य समझिए, ठीक ना। इसके पीछे का तथ्य यही है कि जब, ठीक ना, जब चुनाव आने वाला, ठीक ना, 1971 की बात है, तो उस वक्त जो है इंदिरा गांधी जो है मतलब कि अपने अभियान में, चुनाव अभियान में जो है लोगों से वादा किए थे कि मतलब कि हम गरीबी हटा देंगे, यानी गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। किंतु जब वो प्रधानमंत्री बने तो गरीबी तो दूर नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सभी इत्यादि तेजी से क्या हुई, पनपना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण बिहार के छात्र जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में, ठीक ना, पटना के गांधी मैदान से एक
आंदोलन की शुरुआत किया और उसी आंदोलन को हम लोग छात्रावास आंदोलन कहते हैं। ये आंदोलन पूरे भारत में फैल गया और इसलिए इस आंदोलन को हम लोग कहते हैं समझिए राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसमें अलग अलग जगहों के नेता भी साथ दिए, ठीक ना। जिससे उभरने के लिए, ठीक ना, जिसको रोकने के लिए इंदिरा गांधी जो है वर्ष 1975 में क्या किए, मतलब कि देश के अंदर आपातकाल लागू कर दी और ये आपातकाल लगभग 18 महीना तक रहा, जिसके तहत बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब 1977 में पुनः चुनाव हुआ, ठीक ना, 1977 में पुनः चुनाव हुआ तो उस वक्त जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, ठीक ना। किंतु ये भी 2 से 3 वर्ष तक अपने पदभार संभाले थे और पुनः चुनाव के बाद इंदिरा गांधी का सरकार बन गया, ठीक ना। इंदिरा गांधी का क्या हुआ, पुनः सरकार बन गया और ये हमारा भारतीय राजनीति का कुछ पृष्ठभूमि था, ठीक। आप सभी को ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है आप सभी के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व अभी जस्ट बताया है जयप्रकाश नारायण, है ना, जिनको अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है क्योंकि ये एक महान व्यक्ति के मुंह से सुने थे कि व्यक्ति अमेरिका में काम करके भी क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण हालांकि जयप्रकाश नारायण के पृष्ठभूमि की बात करते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं तो ये काफी मतलब कि एक प्रकार से बोल सकते हैं गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक ना। इनकी माता का भी उस वक्त मृत्यु हो गया था और ये 10वीं जो है बिहार से किए थे और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे और अमेरिका में जो है होटलों में, रेस्टोरेंटों में मतलब काम करके क्या करते थे, ये अपने पढ़ाई करते थे, ठीक। तो और वहां से जब लौटे तो यही कारण यहाँ पर लोगों जो है उनका एक अलग नाम दे दिया कि ये क्या है, अमेरिका का दलाल है, मतलब अमेरिका का खाता है सब कुछ, भारत के लिए कुछ नहीं करता है। तो ऐसा मतलब ऐसा माना जाता है, लेकिन ये तो किए, इंडिया के लिए बहुत कुछ किए। चलिए, और अभी भी जयप्रकाश नारायण का बहुत सारा स्टैच्यू भी है, आप देख लीजिए, बिहार पटना जाइए, वहाँ पे एक नवीन पार्क है, ठीक ना, बिहार के पटना में एक नवीन पार्क है, वहाँ पर उस पार्क में भी जयप्रकाश नारायण के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है और भी बहुत सारे बिहार के कुछ क्षेत्रों में क्या है, इनकी स्टैच्यू स्थापित है जहाँ पे इनसे संबंधित लिखा जा सकता है, लिखा हुआ है। और यदि जयप्रकाश नारायण के बात और भी करें तो इनका बचपन का नाम जो था बाउल था, ठीक ना, बचपन का नाम क्या था, बाउल। बचपन में सब लोग मतलब प्यार दुलार से बाउल बुलाता था, ठीक ना, जयप्रकाश नारायण को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है। तो उपयुक्त तीनों यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक ना। यहाँ पर डी इसका क्या है, राइट आंसर है, यहाँ पर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, तो ये जो क्वेश्चन था ये 28 नंबर था, ठीक ना, कितना 28 नंबर क्वेश्चन था, उपयुक्त तीनों, ठीक है, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट है 29 नंबर, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए और जनता का शासन है, यह किसका कथन है, तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है, ठीक है ना, पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं अब्राहम लिंकन और उन्हीं का ये कथन है कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए और जनता का शासन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत में योजना आयोग, ठीक ना, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, ठीक ना, 15 मार्च 1950 को आप सभी को ध्यान रखना है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। लेकिन जब 1914 ईस्वी में, ठीक ना, जब 2014 ईस्वी में क्या होगा, 2014 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी मोदी का सरकार बना तो उसने क्या किया, 15 मार्च 1950 की योजना आयोग को भंग कर दिया और 1 जनवरी 2015 को, ठीक ना, 1 जनवरी 2015 को क्या किया, ये नया मतलब कि नीति लागू किया जिसको हम लोग कहे हैं इसका नाम क्या था, नीति आयोग था, ठीक ना, क्या नाम था, नीति आयोग। कब लागू हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, जिसके तहत जो है करीब 17 उपलक्ष्य पर बात किया गया। लेकिन यदि देखा जाए तो उन उपलक्ष्यों को इस 10 वर्ष में हम हासिल करने में अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से क्या हुए हैं, दूर हो चुके हैं, अपेक्षित मतलब उतना अभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सतत विकास का उद्देश्य क्या है, तो सतत विकास याद कीजिए,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक ना, सतत विकास की अवधारणा जो है ब्रुंटलैंड आयोग के द्वारा परिभाषित किया गया है। इसमें डायरेक्ट बताया गया है कि आप अपना विकास तो जारी रखिए, लेकिन अपने साथ साथ अपने आने वाले भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर क्या कीजिए, विकास कीजिए, और इससे प्रकृति को किसी भी प्रकार का कोई क्षति ना हो, है ना, क्योंकि प्रकृति हमारा अमूल्य धरोहर है। यदि प्रकृति नष्ट हो गया तो हम सभी का भी जीवन क्या हो सकेगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक ना। यानी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, अपने लिए और अपने आने वाले संतति के लिए, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए, मजा आ रहा है नहीं, ठीक ना, क्योंकि जो भी यहाँ पर हम क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ एक का ए, दो का बी, तीन का सी ऐसा नहीं कराएंगे, प्रत्येक के साथ कॉन्सेप्ट भी देंगे, है ना, ताकि आपको याद हो, आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर सके, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नरेगा एक कार्यक्रम है, तो नरेगा एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, ठीक ना, मनरेगा, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक ना। इसमें प्रत्येक मजदूर को एक वर्ष के अंत में, ठीक ना, एक वर्ष के अंत में करीब 100 दिन काम, मतलब कि काम रखने का क्या किया गया था, शर्त लागू किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, तो राष्ट्रीय आय किसके समतुल्य होता है, तो देखिए यहाँ पर उपभोग, व्यय और विनियोग के योग, मतलब जितना उपयोग व्यय किए और विनियोग किए उसका योग, उपभोग व्यय तथा विनियोग के अंतर, उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय के गुण को, उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय को, तो इसका तो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग उपयोग व्यय और विनियोग के योग को, ठीक ना, उपयोग व्यय और विनियोग के योग को होगा, ठीक ना। आप थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिए, इसका आंसर बताते हैं हम। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड ए ही होगा, ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक ना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड वो 1935 ईस्वी में किया गया था। आप सभी को बताना है कि भारत में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ठीक ना, भारत में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था फ्रेंड, तो ये जो किया गया था आप सभी को कमेंट में बताना, ठीक ना, ये आप सबको क्या बताना है, कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो देखिए बिहार तो हमारा बीमारू राज्य है, गर्व से कहते हैं, ठीक ना, बिहार बीमारू राज्य है, मतलब यहाँ का आय बहुत कम है। मध्य प्रदेश भी है, ठीक ना, BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, ठीक ना, लेकिन यहाँ कर्नाटक यहाँ बीमारू राज्य नहीं है। लेकिन यदि बात करते हैं उड़ीसा की, ठीक ना, तो यदि आपके बुक के अकॉर्डिंग देखें तो उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, लेकिन हाल ही में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक, ठीक ना, आप सभी को ध्यान रखना है, श्री नवीन पटनायक, इन्होंने उड़ीसा को बीमारू राज्य की श्रेणी से क्या किए, निकाल दिए हैं, ठीक। आज का बात है, हाल का, मतलब कि इधर का है, ठीक ना, आपके बुक के अकॉर्डिंग तो उड़ीसा बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो अपना बिहार है ऑप्शन में क्या, हाँ अपना तो बिहार है ही, तो इसमें तो कुछ सोचना है नहीं, पिछड़ा राज्य क्या है, बिहार ही है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो यहाँ तो कोई नहीं है, विश्व बैंक ये नहीं होगा, ठीक ना, यहाँ WTO है आंसर में, WTO नहीं है, ठीक ना, WTO नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो यहाँ WTO होगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं, ठीक ना, WTO ऑप्शन में नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। आप सभी यहाँ क्या करना है, WTO लिख लेना है, ताकि मान लीजिए यदि आगे क्वेश्चन में आता है तो आप आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा, ये क्वेश्चन पीछे भी आया है, आप सभी इसका दीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो नदियों में जो बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा का अत्यधिक होना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं, तो महासागर के तल पर होने वाले कंपन अर्थात भूकंप के परिणाम को सुनामी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, सी में क्या है, सुनामी। चलिए चाची आपके विधायक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल
राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुई थी। आप सभी को बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो कहां पर हुई थी, ठीक ना, आप सभी को बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। और भारत का जो सबसे पहला या सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे वो कौन थे, इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता किए थे वो कौन थे, ठीक ना, उनका नाम क्या था, ये सब आपको क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। आप सभी का कमेंट में आना चाहिए इन सभी का आंसर। इन सभी क्वेश्चन क्या है, काफी वीवीआई है, ठीक। नेक्स्ट है सेफ्टी लैंप के आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैंप याद कीजिए, जब 1814 ईस्वी में, ठीक ना, कोयले खनन प्रक्रिया का आरंभ हुआ था तो खनन में क्या होता था, काफी ज्यादा अंधेला होता था और हम्फ्री डेवी नामक व्यक्ति जो है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किए ताकि खनन प्रक्रिया में क्या हो, बाधा ना पहुंचे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। और आपसे हम कमेंट में पूछे हैं कि ये कहाँ किए थे, ठीक ना, बताइए आप, है ना। ये जो किए थे 1907 ईस्वी में किए थे बिहार के साक्षी नामक स्थान पर, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, बिहार और झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो यहाँ तो 1928 में देता नहीं है, हालांकि 1928 में, नवंबर 1928 में इंग्लैंड में जो है एक सांसद में विधेयक पारित हुआ था जिसके तहत 1928 में स्त्रियों को पुरुषों के समान मत देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दे ही नहीं रहा है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर तो यदि बहुत जगह आप सर्च करेंगे तो 1918 दिखाएगा, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर सी आप मार सकते हैं। अन्यथा मेरे अकॉर्डिंग आप बोलें तो थोड़ा डीपली में यदि आपको जाकर बताएं तो 1928 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ये क्वेश्चन पीछे के भी सेट में आया है, आप ये सभी यदि देखें उस सेट को तो आप सभी को इसका आंसर बताना है, ठीक ना। 45 से क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी। तो 1917 में भारत की पहली जूट मिल जो है कलकत्ता में स्थापित हुआ था। और कौन कहते थे, एक मारवाड़ी थे जिनका नाम क्या था, हुकुम चंद नामक मारवाड़ी जो है कलकत्ता में प्रथम जूट मिल की स्थापना किए थे। और अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है फ्रेंड वो है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब से हुआ। देखिए अभी जस्ट बताएं 1814 में सेफ्टी लैंप का आविष्कार हुआ, ठीक ना। 47 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है कब हुआ था बताइए। क्या यहाँ पर ऑप्शन पर देख लेते हैं, 1759 दिया हुआ है, 1700 यहाँ पर क्या, यहाँ पर 0 होगा, ठीक ना, 1770, ठीक ना। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है फ्रेंड वो 1770 में ही हुआ था, ठीक ना, 1770 में हुआ था। क्या बताइए आप सब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, 1770 में, ठीक ना। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, 1770 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पर 1770 कर लेंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई। तो बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना 1854 में हुआ था। और कौन किए थे, तो आप याद कीजिए कावस जी नानाजी ढाबर के द्वारा किया गया था, ठीक ना, जो कि एक पारसी व्यक्ति थे, ठीक, आप सभी को ध्यान रखना है। और बंबई में अभी 134 या 135 के आसपास क्या सूती मिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुआ था। और कौन किए थे, तो जमशेद जी टाटा ही किए थे, ठीक ना, जमशेद जी टाटा ही किए थे। और आप सभी को बताना है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार देखिए फ्रेंड, यदि आप सब इसका आंसर देखेंगे ना तो आपका आंसर जॉर्ज स्टीफेंसन भी दिखाएगा कहीं कहीं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी भी दिखाएगा। लेकिन ये 19वीं सदी की बात है और 18वीं शताब्दी में जो सबसे पहले जेम्स वाट के द्वारा जो है वाष्प चलित इंजन का आविष्कार कर दिया गया था, ठीक। यानी यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। तो ये तो इंग्लैंड में हुआ था, आप सभी को पता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। लेकिन यहाँ तो इंग्लैंड दिया नहीं तो क्या होगा, लंदन होगा, ठीक ना, क्या होगा, लंदन। ऑप्शन नंबर बी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की जो स्थापना हुई थी, बताइए आप सब इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड, वो कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। कब हुई थी? 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी, ठीक। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर जो होगा 1948 होगा, ठीक ना। क्या होगा? 1948 होगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? 1948, ठीक ना। राइट आंसर क्या होगा? 1948। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? मजदूर संघ अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था फ्रेंड? तो मजदूर संघ अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? वो हुआ था 1 जून, ठीक ना, 1 जून 1927 को, 1 जून 1927 को, ठीक ना। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1 जून 1927 को हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी से क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, आप गूगल कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल, ठीक ना। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किया था फ्रेंड, बताइए आप सभी इसका आंसर। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया थे? तो फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किए थे ये जॉन के किए थे, ठीक ना। कौन किए थे? जॉन के। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किए थे? जॉन के। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो किया था कौन किया था फ्रेंड? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है जेम्स हारग्रीव्ज किया था, ठीक है ना। जेम्स हारग्रीव्ज। आपको बताना है कितने ईस्वी में किए थे, ठीक है ना। आपको बताना है कमेंट में कितने ईस्वी में किए थे। और अगला क्वेश्चन है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार जो है कौन किया था फ्रेंड? एडमंड कार्टराइट। क्या राइट आंसर है? एडमंड कार्टराइट, ठीक है ना। पावर लूम का आविष्कार किसने किए थे? एडमंड कार्टराइट। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो है कौन किए थे? तो स्पिनिंग म्यूल, ठीक ना। बताइए, यदि आप सभी को पता है तो बता सकते हैं इसका आंसर। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किए थे? तो ये किए थे सैमुअल क्रॉम्पटन ने, ठीक ना। सैमुअल क्रॉम्पटन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? अभी जस्ट ये क्वेश्चन आया है, वाष्प इंजन। देखिए यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं दिया था, जेम्स वाट, ठीक है ना। जेम्स वाट होगा, यहाँ पे आप सुधार सकते हैं। सॉरी, यहाँ है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वाट, ठीक है ना। वाष्प इंजन का आविष्कार कौन किए थे? जेम्स वाट किए थे। ऑप्शन नंबर सी से क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आज की वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं, और कल यदि लाइव क्लास लेते हैं तो आपको क्या करेंगे, कल आगे कराएंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक ना। आपने तैयारी में बेहतरीन उड़ान दीजिए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए।